नमस्कार दोस्तों, मैं रणबीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों आज का वीडियो हमारा जो है वह रहने वाला है शब्द विचार के ऊपर। इसके पहले मैंने वर्ण विचार के 4 से 5 वीडियोज बना दिए हैं और अभी तक आपने उस वीडियोज को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सारी वीडियो का लिंक दे दूंगा और आप वहां से उस वीडियो को देख सकेंगे। दोस्तों यह जो वीडियो है यह होने वाला है शब्द विचार के ऊपर, जिसमें कि हम जानेंगे कि शब्द विचार की क्या परिभाषा होती है। इसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि शब्द विचार का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द, उसके साथ साथ प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, उसके साथ साथ उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद जो हैं वो 4 प्रकार से जो हैं, जो कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द। ये सारी बातें जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। हो सकता है यहाँ पे कुछ अक्षर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा हो, आपको यहाँ पे छोटे छोटे अक्षर दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन मैं जो बोलूँगा आपको उस बात को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और मेरे बातों के आधार पर जब आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आपको सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह है शब्द विचार। दोस्तों शब्द विचार की परिभाषा को सबसे पहले देख लेते हैं। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा भेद, उपभेद, संधि, विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। यह हो जाएगा शब्द विचार का परिभाषा। मतलब शब्द विचार व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का दूसरा महत्वपूर्ण खंड है और इस खंड में हम किसी भी शब्द पर विचार करते हैं। किन किन प्रकार से विचार करते हैं कि उसमें संधि किस प्रकार से की जा सकती है, विच्छेद का कौन सा गुण उसमें लागू होगा, रूपांतरण, निर्माण इत्यादि से संबंधित नियमों पर विचार देखने को मिलेगा। दोस्तों परिभाषा आप समझ चुके हैं, अब शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। शब्द, आपने देखा होगा कि बहुत सारे अक्षरों को मिला करके एक शब्द बनता है और कहीं कहीं तो कोई अक्षर ही पूरे शब्द का अर्थ बताते हैं। तो शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी? वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो। वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो तो वह सब समूह क्या कहलाता है? वह समूह कहलाता है शब्द। जैसे कि लड़का, जानवर, पक्षी इत्यादि। दोस्तों वर्ण से या फिर अक्षर के समूह से जो शब्द का निर्माण होता है, मतलब वो एक ऐसा समूह होता है, स्वतंत्र समूह होता है जिसका कोई अर्थ होता है। आप कोई भी शब्द लिख लीजिए, वह शब्द जो है वह अक्षरों से यानी कि वर्णों से मिलकर बना होता है और ये सारे जो समूह होते हैं जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो वह क्या कहलाएंगे? वह शब्द कहलाएंगे। आप कोई भी ऐसा शब्द लिख दीजिए जिससे कि कोई अर्थ ही नहीं निकले तो वह क्या होगा? वह शब्द होगा? वह शब्द नहीं होगा साथियों। शब्द होने के लिए क्या चाहिए? उससे कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, वह तभी शब्द की गिनती में आ पाएगा। दोस्तों अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो है वह हमारा रहने वाला है शब्द विचार का वर्गीकरण। दोस्तों शब्द विचार का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहले नंबर पे है अर्थ के आधार पर। शब्द विचार का वर्गीकरण जो किया गया है, पहले नंबर पे है अर्थ के आधार पर, दूसरे पे है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरे नंबर पर है प्रयोग के आधार पर और चौथे नंबर पर है उत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों शब्द विचार का वर्गीकरण कितने आधार पे किया गया है? 4 आधार पे किया गया है। वो 4 आधार हैं अर्थ के आधार पर, उसके साथ साथ रचना या बनावट के आधार पर, उसके बाद है प्रयोग के आधार पर और सबसे लास्ट जो है वह है उत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों अब ये जो 4 वर्गीकरण 4 भागों में जो वर्गीकृत किए गए हैं शब्द विचार को, अब इन सभी को बारी बारी से जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद किए गए हैं वह कितने प्रकार से किए गए हैं। दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द भेद जो किया गया है वह 2 प्रकार से किया गया है। पहला प्रकार हो जाएगा सार्थक शब्द, दूसरा हो जाएगा निरर्थक शब्द। इसको फिर से एक बार सुन लीजिए आप। अर्थ के आधार पर शब्द भेद जो कि 2 हैं और पहला इसमें से कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा सार्थक शब्द, दूसरा हो जाएगा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है और निरर्थक शब्द क्या होता है, इस बात को आप समझेंगे तो दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
दोस्तों सार्थक शब्द की बात कर लें तो जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे कहते हैं सार्थक शब्द। आपने बहुत सारे शब्दों को पढ़ा होगा, आपने कुछ ऐसे भी शब्द पढ़े होंगे जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, और आपने बहुत सारे ऐसे भी शब्दों को जरूर पढ़ा होगा जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। तो जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे गुलाब, आम, संसार इत्यादि। कोई भी शब्द आप लिख लीजिए, अगर उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है तो वह हो जाएगा सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो अर्थात अर्थहीन शब्द हो, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, मतलब वो अर्थहीन हो, उससे कोई अर्थ निकलता ही नहीं हो, तो वह शब्द आ जाएगा निरर्थक शब्द की गिनती में। मतलब निरर्थक शब्द किसे कहेंगे, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं देना वेना, आपने बातों ही बातों में कहीं बोला होगा देना वेना, या फिर मुक्का वुक्का, पानी वानी इत्यादि जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपने जरूर किया होगा। तो इसमें देना के साथ जो वेना लगा हुआ है, वेना भी एक शब्द है लेकिन इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। उसी प्रकार मुक्का वुक्का में क्या है, मुक्का के बाद जो वुक्का लगा हुआ है, वुक्का का कुछ अर्थ नहीं निकल पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वुक्का हो गया निरर्थक शब्द। उसी प्रकार से आप पानी वानी बोलते हैं तो पानी का तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, लेकिन वाणी का, पानी के बाद जो वाणी लगा हुआ है जिसमें कि मूर्धन्य नो नहीं लगा हुआ है, एक वाणी तो ये हो गया, इसका तो कुछ अर्थ निकलता है। लेकिन आप जैसे बोलते हैं पानी वाणी, पानी वाणी, यहाँ पे इस वाणी का अर्थ नहीं निकल रहा है, मुक्का वुक्का में वुक्का का कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देना वेना में वेना का कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये सारे शब्द हो जाएंगे निरर्थक शब्द। दोस्तों इस प्रकार से आपने शब्द विचार का वर्गीकरण जो 4 आधार पे किया गया, उसका जो पहला पॉइंट था अर्थ के आधार पर शब्द भेद, इसको आपने समझ लिया अच्छी तरीके से। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है रचना के आधार पर शब्द भेद। दोस्तों रचना के आधार पर शब्द भेद कितने भागों में विभाजित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। रचना के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार से हैं, 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले नंबर पे है रूढ़ शब्द, दूसरे नंबर पे है यौगिक शब्द, और तीसरे नंबर पर है योग रूढ़ शब्द। पहले नंबर पे कौन सा है दोस्तों, रूढ़ शब्द, दूसरे नंबर पर है यौगिक शब्द, और तीसरे नंबर पर है योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द को समझ लेते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यदि उनके टुकड़े भी कर दिए जाएं तो वे निरर्थक हो जाते हैं। यदि उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो वे निरर्थक हो जाते हैं। जैसे जल, हल, कवि इत्यादि। मतलब ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं, लेकिन अगर आप उन शब्दों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उन शब्द के टुकड़े कर देते हैं तो उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कि आप उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे मैंने जल लिखा हुआ है, जल के आप टुकड़े कर दीजिए तो ज अलग हो जाएगा, ल अलग हो जाएगा, और जब आप इसके टुकड़े करते हैं तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, तो जल क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा रूढ़ शब्द। दोस्तों इस प्रकार से आपने रूढ़ शब्द को समझ लिया है। फिर बात करेंगे यौगिक शब्द की। यौगिक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मतलब इसमें कुछ योग आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं, जैसे स्वदेश, विद्यालय इत्यादि। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हो और उनको अगर टुकड़े टुकड़े कर दें तो वो जो टुकड़े में अलग अलग शब्द मिलेंगे आपको, उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ मिलेगा। उदाहरण के लिए आप विद्यालय को देख सकते हैं। विद्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या और आलय। विद्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या जोड़ आलय। इसमें विद्या का कुछ अलग अर्थ है और आलय का अर्थ कुछ अलग होता है, लेकिन इन दोनों शब्दों को अगर मिला दिया जाए तो इनका भी एक विशेष अर्थ हो जाता है। मतलब 2 सार्थक शब्दों के मेल से भी एक शब्द बनता है और वह शब्द भी क्या होता है, सार्थक होता है। और इनका खंड भी अगर कर दिया जाए तो वह खंड भी सार्थक हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण में स्वदेश।
स्वदेश जो है वो स्व और देश से मिलकर बना है, जिसमें स्व का भी अर्थ होता है और देश का भी अर्थ होता है। स्व भी एक सार्थक शब्द है और देश भी एक सार्थक शब्द है, और दो सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बना है स्वदेश, यह स्वदेश भी एक सार्थक शब्द है। दोस्तों, इस प्रकार से आपने रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द को समझ लिया है। फिर बात करेंगे योग रूढ़ शब्द की। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हों। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों, ऐसा शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बना हुआ हो, लेकिन यह शब्द जो दो शब्दों के योग से बना हुआ है, इसका कुछ ना कुछ विशेष अर्थ निकलता हो, तो ऐसे शब्द हो जाएंगे योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे साथियों? ऐसे शब्द हो जाएंगे योग रूढ़ शब्द। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, दशानन। दशानन का मतलब होता है 10 मुख वाला। दशानन का क्या मतलब होता है? 10 मुख वाला, मतलब 10 हैं आनन जिनके। 10 मुख वाले लोगों की बात हो जाएगी, मतलब 10 मुख वाला की बात करेंगे जब हम, तो इसका मतलब सीधा सीधा निकल कर आएगा कि हम रावण के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि रावण जो कि एक विशेष अर्थ है, दशानन का एक विशेष अर्थ रावण है, जो कि इससे निकलकर सामने आ रहा है। तो यह शब्द कौन सा हो जाएगा? यह शब्द हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है पंकज। पंकज का मतलब होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला किसका मतलब होता है? पंकज का मतलब होता है, अर्थात कमल। कमल कहाँ उत्पन्न होता है साथियों? कमल कीचड़ में ही पैदा होता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब पंकज का क्या निकल के सामने आ रहा है? पंकज का मतलब कमल निकल के सामने आ रहा है। दशानन, पंकज, नीलकमल, नीलकमल, वीणा पानी इत्यादि जैसे जो शब्द हैं, ये सारे शब्द एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये शब्द जो हैं वो शब्द हो जाएंगे योग रूढ़ शब्द। दोस्तों, सामान्यतः बहुव्रीहि समास में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों के अंतर्गत जो है वो बहुव्रीहि समास के जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द किस में आते हैं? योग रूढ़ शब्द में आते हैं। दोस्तों, बहुव्रीहि समास क्या होता है, इसका वीडियो आपको आने वाले दिनों में ज़रूर देखने को मिलेगा। जब हम समास का टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें द्वंद्व समास, द्विगु समास इत्यादि से लेकर बहुव्रीहि समास तक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। उसके लिए आपको 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि हम समास के पीछे वाले जितने भी चैप्टर हैं हिंदी व्याकरण के उसको कंप्लीट ना कर लें। दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने समझ लिया है अर्थ के आधार पर शब्द भेद और रचना के आधार पर शब्द भेद। उसके बाद अब बात करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। दोस्तों, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद को 2 भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पे विकारी शब्द और दूसरे नंबर पर है अविकारी शब्द। दोस्तों, पहले नंबर पे क्या है? विकारी शब्द है और दूसरे नंबर पे है अविकारी शब्द। अब बारी बारी से समझेंगे कि विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी शब्द क्या होता है। तो ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, विकार का मतलब होता है गड़बड़ी। ऐसे शब्द जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन हो जाएगा, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, लिंग के अनुसार हो, वचन के अनुसार हो या फिर कारक के अनुसार हो, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे? वे शब्द कहलाएंगे विकारी शब्द। दोस्तों, इसका उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहला वाक्य, बच्चा पढ़ता है। तो जैसे ही लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन करेंगे तो यह हो जाएगा बच्ची पढ़ती है। क्या हो जाएगा? बच्ची पढ़ती है। उसी प्रकार वचन के आधार पर परिवर्तन देखेंगे तो बच्चा सोता है, तो इसका क्या हो जाएगा? बच्चे सोते हैं। बच्चा सोता है का मतलब होता है एक वचन में है यह बच्चा और वह क्या कर रहा है? सो रहा है। लेकिन यहाँ पे शब्द में परिवर्तन आ गया और यहाँ पे आ गया बच्चे सोते हैं, मतलब एक से अधिक बच्चे सोते हैं। वचन में परिवर्तन करने से शब्द में भी यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है साथियों। जैसे कारक के अनुसार देखिए, यहाँ पे बच्चा सोता है और यहाँ पे आ गया बच्चे को सोने दो।
यहाँ पे बच्चा शब्द जो है वह क्या बन गया, बच्चे बन गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चा जो शब्द है वो अलग अलग स्थिति में लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर, इसके साथ साथ वचन के आधार पर इसका परिवर्तन हो रहा है। तो यह शब्द क्या कहलाएंगे, यह शब्द कहलाएंगे विकारी शब्द। मतलब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो रहा है। अब बात करेंगे अविकारी शब्द की। दोस्तों अविकारी शब्द में क्या होगा, इसमें कुछ गड़बड़ी उत्पन्न नहीं होगा, इसमें कुछ विकार उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता एवं जो अपरिवर्तित रहते हैं उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। दोस्तों विकारी शब्द में क्या था, लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा था। लेकिन अविकारी में क्या हो रहा है, अविकारी में लिंग, वचन, कारक इत्यादि के आधार पर उन शब्दों में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे शब्द को कहा जाएगा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द आप समझ गए। जैसे कि आप उदाहरण देख लीजिए, तथा, किंतु, मगर, यदि, तेज। यहाँ पर तथा, किंतु, परंतु, मगर, यदि, तेज इत्यादि जो शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों में लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर, वचन के आधार पर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इन शब्दों को कहा जाता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा था, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के अनुसार उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर या फिर कारक के अनुसार इसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए इस शब्द को कहा जाएगा अविकारी शब्द। दोस्तों इस प्रकार से आपने समझ लिया कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद का वर्गीकरण जो दो आधार पर किया गया है, जो विकारी शब्द और अविकारी शब्द है वो क्या होता है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे साथियों। अब जो हमारा सबसे अंतिम पॉइंट होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने हैं। दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद जो हैं वे 4 हैं। मतलब उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद को 4 भागों में बांटा गया है और वो 4 भाग जो हैं वे हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। कौन कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द। देशी को देशज भी कहा जाता है और विदेशी को विदेशज शब्द भी कहा जाता है। दोस्तों अब इन सभी शब्दों को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम शब्द की। दोस्तों तत्सम शब्द जो है वह तत् और सम से मिलकर बना है। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे। वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई लेकिन वे शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के यूज किए जाने लगे, प्रयोग किए जाने लगे, तो वैसे शब्द को कहा जाता है तत्सम शब्द। जैसे कि आप उदाहरण देख लीजिए, पुष्प। पुष्प जिसका मतलब फूल होता है साथियों। पुष्प एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इस शब्द का उपयोग हिंदी भाषा में सेम किया जाता है। मतलब जिस प्रकार से संस्कृत भाषा में फूल के लिए पुष्प शब्द का उपयोग किया जाता था, उसी प्रकार से हिंदी भाषा में भी पुष्प का उपयोग फूल के लिए किया जाता है। फिर देख लीजिए दूसरा शब्द पुस्तक। पुस्तक भी क्या है साथियों, पुस्तक भी एक तत्सम शब्द है। फिर पृथ्वी को देख लीजिए, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, अग्नि इत्यादि। ये सारे शब्द जो मैंने आपको बताएं, ये सारे शब्द क्या है, तत्सम शब्द हैं। मतलब इन सभी शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है और हिंदी में इसका ज्यों का त्यों प्रयोग में किया जा रहा है। तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। फिर अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला पॉइंट है हमारा तद्भव शब्द। तत्सम शब्द को समझने के बाद अब तद्भव शब्द को समझ लेते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वे रूप बदलकर हिंदी में आ गए। वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में तो हुई थी लेकिन उनके रूप में कुछ न कुछ परिवर्तन होकर वे हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाने लगे।
तो ऐसे शब्द को कहा जाता है तद्भव शब्द। दोस्तों तत्सम और तद्भव को अंतर करना आसान हो जाएगा। दोनों शब्द तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों की उत्पत्ति होती है संस्कृत भाषा में। एक में क्या होता है, शब्द को सेम सेम हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, मतलब ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में उन शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है, तो वैसे शब्द को कहा जाएगा तत्सम शब्द। और जिन शब्दों में जो कि संस्कृत भाषा में उसकी उत्पत्ति हुई है, उन शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको हिंदी भाषा में प्रयोग में लाया जा रहा है, तो उस शब्द को बोलेंगे तद्भव शब्द। जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, दुग्ध। दुग्ध का मतलब दूध होता है, और दुग्ध का रूप बदल करके थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इसको दूध बना लिया गया। उसी प्रकार से अग्नि को आग बना लिया गया, कार्य को काम में परिवर्तित कर लिया गया, कर्पूर को कपूर में परिवर्तित कर लिया गया, और हस्त जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, हस्त में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हाथ शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा हिंदी भाषा में। तो ये सारे शब्द किस शब्द के उदाहरण हैं, ये सारे शब्द हैं तद्भव शब्द के उदाहरण। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट जो है वो हमारा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद का तीसरा भेद, जो कि है देशज शब्द। दोस्तों ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियां, जैसे बिहार में अलग बोलियां बोली जाती है, मध्य प्रदेश में अलग बोलियां बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में अलग बोलियां देखने को मिलती है, राजस्थान में अलग बोलियां देखने को मिलती है, दिल्ली में, पंजाब में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियां देखने को मिलती है। और वे शब्द अगर स्थानीय बोलियों के वे शब्द अगर हिंदी में आ गए हैं, तो उन शब्दों को कहा जाता है देशज शब्द। देशज शब्द यानी कि देसी शब्द। ये सारे राज्य का जो नाम बताइए, ये सारे राज्य तो अपने राज्य हैं, हमारे अपने देश के राज्य हैं, मतलब ये देसी राज्य हैं। तो इन देसी राज्यों के स्थानीय बोलियों से जो शब्द लिए जाएंगे हिंदी भाषा में, उन शब्दों को कहा जाएगा देशज शब्द। दोस्तों अब देशज शब्द का कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चमचम, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, खिचड़ी इत्यादि जो शब्द हैं साथियों, ये सारे शब्द देशज शब्द हैं जो भारत के अलग अलग स्थानीय बोलियों से लिए गए हैं और हिंदी में इसका उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, ये सारे शब्द हो जाएंगे देशज शब्द। दोस्तों अब हम वीडियो के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और हमारा सबसे अंतिम पॉइंट जो है वह है विदेशी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद का जो चौथा रूप है, चौथा भाग है, वह विदेशी शब्द। दोस्तों ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं। ऐसे शब्द जो भारत की भाषाओं के नहीं हैं, भारत से बाहर की भाषाओं के हैं और उन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जा रहा है और ज्यों का त्यों किया जा रहा है। तो ऐसे शब्द दोस्तों क्या कहलाएंगे, विदेशी शब्द कहलाएंगे। विदेशी शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, आपको सामान्य अर्थों में भी यह समझ लेना चाहिए कि जो अपने देश का नहीं है वह क्या है, वह विदेशी है। मतलब विदेशी शब्द में यही हो जाएगा, ऐसा शब्द जो अपने देश का शब्द नहीं हो, मतलब अन्य किसी देश का हो, वो शब्द क्या हो जाएगा, वह शब्द हो जाएगा विदेशी शब्द। और उन विदेशी शब्दों का भी उपयोग हमारे हिंदी भाषा में किया जा रहा है और ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन के कारण ही यह हुआ है। हमारा देश जो है वह अतिथि देवो भव को मानता है, इस मंत्र को मानता है। हमारे यहाँ जितने भी विदेशी आते हैं उनको हम भगवान की तरह मानते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। लेकिन आगे चलकर यही लोग हमारे लिए खतरा उत्पन्न करने रखते हैं, यही लोग हमारे लिए खतरनाक हो जाते हैं। तो दोस्तों इन विदेशियों से जो मिलन जुलन हमारा बनते आया है शुरू के समय से ही, तो यही कारण है कि इनके कुछ शब्द को भी हमारे हिंदी भाषा में अपना लिया गया है। वो सारे शब्द हो जाएंगे विदेशी शब्द। जैसे कि आप देख लीजिए, ये शब्द जो है वो उर्दू भाषा से, अरबी भाषा से, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, ग्रीक आदि भाषाओं से लिए गए हैं। दोस्तों अब यहाँ पे ये शब्द आपने समझ लिया कि ये शब्द विदेशी शब्द जो हैं वो उर्दू से, अरबी से, फारसी से, पुर्तगाली से, फ्रेंच से, जापानी से,
और इसके साथ साथ ग्रीक से इत्यादि भाषाओं से लिए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को मैंने लिखा हुआ है जो कि अपने देश के शब्द नहीं हैं, जो कि विदेशी शब्द हैं और ये बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है, अंग्रेजी भाषा का जो विदेशी शब्द है वह है कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, टिकट, मशीन इत्यादि। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो हैं तो अंग्रेजी भाषा के, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में बहुत ही आसानी से, सरलता से, धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो ये सारे शब्द कौन से शब्द किस श्रेणी में आएंगे? ये सारे शब्द आएंगे विदेशी शब्दों की श्रेणी में। अब कुछ प्रमुख फारसी शब्दों को देख लेते हैं, जैसे कि अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, बीमार इत्यादि फारसी शब्द हैं और इन फारसी शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में भी किया जा रहा है। फिर कुछ अरबी शब्दों की बात कर लेते हैं, जैसे कि औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, रिश्वत इत्यादि। ये सारे शब्द जो मैंने आपको बताया, ये सारे शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं और इन शब्दों का उपयोग हिंदी भाषा में किया जा रहा है। फिर कुछ पुर्तगाली शब्द को देख लेते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कि अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, फीता, साबुन, तौलिया, तिजोरी, कमीज इत्यादि। ये सारे शब्द दोस्तों ये सारे शब्द पुर्तगाली शब्द हैं और इन शब्दों का उपयोग हमारे हिंदी भाषा में किया जा रहा है। फिर देख लेते हैं कुछ फ्रांसीसी प्रमुख शब्दों के फ्रांस के यानी कि फ्रेंच भाषा के कुछ प्रमुख शब्द जो कि हिंदी भाषा में लिए गए हैं ज्यों का त्यों। जैसे कि देख लीजिए पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू इत्यादि। ये कुछ प्रमुख फ्रांसीसी शब्द हैं। इसके बाद देख लेते हैं चीनी यानी कि चाइनीज लैंग्वेज के जो शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे कि तूफान, लीची, चाय, पटाखा इत्यादि। ये कुछ प्रमुख चाइनीज लैंग्वेज के शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। फिर यूनान को दोस्तों ग्रीस भी कहा जाता है और यूनानी भाषा को ग्रीक भाषा कहा जाता है। और यहाँ का देख लीजिए प्रचलित शब्द टेलीफोन, टेलीग्राफ, डेल्टा इत्यादि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल हिंदी भाषा में किया जा रहा है। अब जापानी शब्द को देख लेते हैं। जापानी शब्द जो है रिक्शा, दोस्तों रिक्शा एक जापानी शब्द है जिसका प्रयोग किया जा रहा है हिंदी भाषा में। ये सारे शब्द जो मैंने आपको बताए, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द हैं विदेशी शब्द। दोस्तों इस प्रकार से हमने शब्द विचार के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको कवर कर लिया है। शब्द परिभाषा जान लिया है, शब्द विचार का शब्द की परिभाषा जान लिया है हमने। उसके बाद हमने यह भी जान लिया है कि शब्द विचार के आधार पर शब्द विचार का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या फिर उत्पत्ति के आधार पर। इन सभी पॉइंट को हमने बारी बारी से देख लिया। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, फिर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उसके बाद देशज शब्द और विदेशज यानी कि विदेशी शब्द। इन सारी बातों को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के सारे टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर कर लिया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिली होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।